तो ये थ्योरी है ये बेसिकली टू पॉसिबिलिटीज के ऊपर रिलाई करती है। पहला, बिफोर द ओरिजिन ऑफ द स्टेट, कि जब स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं थी तब क्या था, और व्हाट हैपेंड आफ्टर द कमिंग ऑफ द स्टेट, कि जब स्टेट एग्जिस्ट कर गई तो फिर क्या हुआ। ओके देखो एक और चीज बिफोर गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ द थ्योरी, ये थ्योरी है, ये जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिवाइन थ्योरी ऑफ द स्टेट, उसका जो एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म जो लाया वो इसी थ्योरी ने लाया। ओके इसके अलावा इस थ्योरी ने ये बोला कि स्टेट इज नॉट ए नेचुरल इंस्टीट्यूशन बट इट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेंटेड फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। फाइन। इसके अलावा इट सेज इज दैट स्टेट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन विल ऑफ सोसाइटी। तो जो स्टेट है दैट इज इट्स बेसिकली रिजल्ट ऑफ द कॉमन विल। ओके अगर हम इस थ्योरी के थोड़े से इतिहास पे जाएं, इफ वी ट्राई टू ट्रेस a bit some kind of historical evolution of this theory, we can find the traces of the social contract even in the ancient times, in the works of Kautilya's Arthashastra, then Greek sophists and ancient Roman law. लेकिन जो उस टाइम पे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जो बेसिक अजम्पशंस हैं, नो डाउट वहां उस टाइम पे भी उसके कुछ पैरामीटर्स यूज किए थे, बट फॉर्मली एंड सिस्टमेटिकली it came into the stream of political science to make an understanding of the state in the 16th and the 17th century by three main political scientists: Thomas Hobbes, John Locke and JJ Rousseau. Okay, and और एक और चीज, when this theory came, it came to curtail the divisive system, or not divisive, the divine system, feudalism, and to introduce the new values into the capitalist system. कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि इस थ्योरी का जो जब ये आई थी उसका मेन जो रेलेवेंस था वो किस तरफ था कि फ्यूडलिज्म, बिकॉज ड्यूरिंग द 16th एंड द 17th सेंचुरी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इट केम एट दैट टाइम, द फ्यूडलिज्म वाज गोइंग अवे एंड द कैपिटलिज्म वाज कमिंग, एंड ऑन द अदर हैंड लास्ट क्लास में भी हमने ये पढ़ा था कि जो द डिवाइन थ्योरी था दैट वाज एक्चुअली गोइंग बैकवर्ड, द डिवाइन थ्योरी वाज गोइंग एंड द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मेड ए बिग डिफरेंस. अब इसके बाद वी हैव थ्री exponents. We have Hobbes and Locke. They were from England, and we have JJ Rousseau. He was from France. इसके अलावा भी except these two, there were other political scientists, very famous political scientists: Immanuel Kant, Herbert Spencer, John Rawls, and Robert Nozick. They are also those thinkers who have basically used the social contract theory. Okay, so after this I will bring in front of you the basic plot of the theory. कि जो basic plot क्या है, वो basic plot ये है इस theory का कि state of nature, in the state of nature when man lived without the civil law, state created. basically ये क्या बोल रहा है कि एक ऐसा टाइम था जब स्टेट नहीं था, और वो टाइम ऐसा था जब कोई लॉ एग्जिस्टेंस में नहीं था, और स्टेट क्रिएट किया कैसे, वॉलंटरी एग्रीमेंट ऑफ ऑल. ओके, सो दिस वाज द बेसिक प्लॉट. नाउ वी हैव थ्री थिंकर्स, जैसे मैंने आपको बताया, हॉब्स, लॉक एंड रूसो. इन ये तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर बात करते हैं, लेकिन इन तीनों की जो अंडरस्टैंडिंग है, इन तीनों की अंडरस्टैंडिंग है सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेके, वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, और वो डाइवर्सिटी इज बेसिकली द ब्यूटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट इटसेल्फ. और इस डाइवर्सिटी में मैं आपके आई वांट टू ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू थ्री मेन थिंग्स, और जिसके ऊपर इन तीन थिंकर्स के अलग अलग व्यूज हैं. वो कौन कौन से हैं? द स्टेट ऑफ नेचर एंड द ह्यूमन नेचर. मीन्स कि ह्यूमन नेचर क्या है और स्टेट ऑफ नेचर क्या है. कहने का मतलब ये हुआ कि ह्यूमन का बेसिक नेचर क्या है अकॉर्डिंग टू हॉब्स, लॉक, रूसो, एंड हाउ वाज द स्टेट ऑफ नेचर. और ये इन तीनों का डिफरेंट है. ओके,
आफ्टर दैट द टर्म्स ऑफ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ मीन्स कि स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले क्या कंडीशंस थी और स्टेट की एग्जिस्टेंस के बाद क्या कंडीशंस हुई, ठीक है। तो वो एग्जिस्टेंस जो कंडीशंस में डिफरेंस है, दैट्स व्हाट आई विल ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ यू. As I have told you that this theory is based on speculations. So now coming to the human nature as stated, human nature and state of nature. So मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं पहला एक पॉइंट लिया ह्यूमन नेचर एंड स्टेट ऑफ नेचर. तो इस पॉइंट को जो ये तीनों थिंकर्स हैं, हॉब्स, लॉक और रूसो, ठीक, इन तीनों का क्या व्यू पॉइंट है और why they said that there was the need to create the state, that's what I will try to bring in front of you. Fine. पहला तो ये कि when there was a state of nature, there was no authority of civil law, state, or there was no political control. Human behavior was controlled or governed basically by the inner impulsive intuitions, and which was unrestrained by any civil law. Or we can compare this to the jungle Raj also, okay, where there is anarchy and where there is no law and order. Okay, so now specifically coming to Thomas Hobbes. और Hobbes क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है ह्यूमन नेचर के लिए he has basically provided a very gloomy, or we can say dark picture of the state of nature. And he said that humans are basically selfish. They have no reason, no intellect, they have appetites, they have desires and passions. Okay, and the state of nature is of perpetual struggle, conflict and warfare. Besides this, in the words of Thomas Hobbes, man is solitary, poor, nasty, short and brutish. कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कह रहा है कि जो इंसान है वो बेसिकली सेल्फिश है. ओके, और अगर आप इफ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, यू कैन कंपेयर दिस टू सम एक्सटेंट विद द रियलिस्ट फिलोसफी ऑल्सो, रियलिस्ट थॉट ऑल्सो, बिकॉज ही इज ऑल्सो, थॉमस हॉब्स इज ऑल्सो फ्रॉम ए रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट. And there was a state of total insecurity. So every man is the enemy of other man. In addition to this, state of nature में according to Hobbes और क्या था, there was might is right, there was the law of the jungle, there was perfect anarchy, there was no morality, there was no duty, there was no obligation, and natural rights were the natural powers of the man, and self-preservation was the priority. Besides this, man tried to maximize the pleasure and reduces the pain. तो कहने का मतलब ये क्या है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं, दे आर बाय नेचर, दे आर बेसिकली सेल्फिश एंड दे वांट टू इंक्रीज देयर ओन इंटरेस्ट ओनली. फाइन. इसके अलावा आफ्टर दिस वाज सेड बाय हूम, थॉमस हॉब्स. हॉब्स के बाद जो नेक्स्ट पर्सन आते हैं, नेक्स्ट थिंकर वी हैव जॉन लॉक. अब हम ये देखेंगे कि जॉन लॉक क्या बोलते हैं ह्यूमन नेचर और स्टेट ऑफ नेचर के ऊपर. जॉन लॉक जॉन लॉक जो है ना, वो हॉब्स से बिल्कुल अपोजिट पिक्चर क्रिएट करते हैं. वो ये बोलते हैं कि ही बेसिकली गिव्स ए पॉजिटिव पिक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर. मीन्स कि स्टेट की एग्जिस्टेंस से पहले जो लाइफ थी और जो एग्जिस्टेंस थी, इट वॉज वेरी पॉजिटिव. और वो कैसी थी अकॉर्डिंग टू हिम? इट वॉज ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस, प्रिजर्वेशन. ओके, इट वॉज ए स्टेट ऑफ लिबर्टी, नॉट लाइसेंस. सो मेजॉरिटी ओबेड द लॉज ऑफ नेचर, and he also said that men are decent, peace loving and altruistic. In addition to this, what else Locke said? He said men are rational. Okay, men जो है वो rational हैं, and only few are immoral and selfish. देखो यहाँ पे important चीज आती है. जैसे मैंने आपको बताया, लॉक जो है वो कहता है कि सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ लोग जो थे वो सेल्फिश थे, वो इमोरल थे, और वो कुछ ऐसे लोग थे जो कि उस टाइम पे जो
अथॉरिटी, या हम ये बोल सकते हैं जो अथॉरिटी की एग्जिस्टेंस नहीं थी, जो उस टाइम पे ऐसा था कि वहां पे अथॉरिटी नहीं थी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन देयर वॉज ए नीड टू ब्रिंग द स्टेट। मेरी बात समझ आई कि ऐसा मैकेनिज्म नहीं था कि अगर कोई अनजस्ट करे, कोई ऐसा चीज करे जो सही ना हो, तो उसको जस्टिस कैसे प्रोवाइड करनी है। सो दैट्स व्हाई Locke said there is need to bring the state. So this gives the reason why according to Locke there was the need for the state. In addition to this, according to him, natural law has rules of morality, is implanted in human conscience, or natural rights consist in the perfect freedom and equality to preserve life, liberty and state. I think all of you must be knowing this thing also. Whenever we talk about the natural theory of rights, the first person we talk about is Locke, or in addition to that, we also call John Locke as the father of liberalism. Why? Because he was the first who started talking about life, liberty and the existence of the life, liberty and property even in the state of nature. Okay? और एक और चीज, व्हेन वी टॉक अबाउट लॉक, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एंड व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और ये क्वेश्चन आता भी है, और इसका आपको मेरे को लगता है अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू लॉक, स्टेट ऑफ नेचर इज ए प्री पॉलिटिकल कंडीशन बट नॉट ए प्री सोशल कंडीशन। ठीक है, ये याद रखना कि स्टेट ऑफ जो नेचर था ना, दैट वाज ए is a pre-political but not a pre-social condition. Why? Because men after the state of nature was abandoned and men entered to political society and surrendered natural rights to judge in case of the breach of law. Means इसका मतलब basically है क्या है? Locke is trying to say that कि after men enter the state of nature, जब state of nature खत्म हुआ, ठीक है, फिर क्या हुआ कि मैन जो है वो पॉलिटिकल सोसाइटी की तरफ एंटर किए, और उन्होंने जो अपने जो नेचुरल राइट्स थे, दे हैव बेसिकली गिवन इट टू द अथॉरिटी हु विल जज एंड हु विल प्रोटेक्ट देयर नेचुरल राइट्स. Okay, so this was a bit about the state of nature and human nature according to John Locke. After John Locke, we will talk about JJ Rousseau. Rousseau, how he is trying to explain about state of nature and human nature. Like Locke, Rousseau also, he has basically given a very positive and fascinating picture of the state of nature and human nature. And what he also said that men are basically good, but because of the wrong social action make them wicked. Okay, इसके अलावा according to Rousseau, he brought in front of us two instincts. वो कौन सी instincts हैं? Self love and sympathy. वो ये बोलता है कि इंसान के अंदर ना दो इंस्टिंक्ट्स हैं. कौन सी है? एक है सेल्फ लव और दूसरा है सिंपैथी. लेकिन जब इन दोनों इंस्टिंक्ट्स के बीच में क्लैश होता है, तो वो क्लैश है, इट गिव्स राइज टू प्राइड विच इज इविल. ये मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन, अभी आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इट एक्चुअली मीन्स. Actually, according to Russo, in the state of nature, man was a noble savage. He was living in a state of blissfulness and primitive simplicity. Okay, according to him, men were equal, they were self-sufficient, and they were contemplating, and they were contented and peaceful. Okay, लेकिन जो ये noble savage था, he was basically guided by two instincts. That was self love and mutual sympathy, जो मैं आपको two instincts बता रहा था. So what is the issue here is that कि joint ownership of the property, and there was a joint ownership of the property and simple natural life. Means कि जब state of nature था, तब जो property का कोई concept नहीं था, और life जो थी वो बहुत ज़्यादा simple थी. Okay, तो लेकिन हुआ क्या कि जैसे जैसे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, जैसे जैसे इन्वेंशंस हुई, डिस्कवरीज हुई, और इन जो ह्यूमन बीइंग है, जैसे वो डेवलपमेंट
की तरफ बढ़ने लगा, देन द सोशल इंस्टिंक्ट ऑफ मैन कंपेल्ड हिम टू गिव अप द सोलिटरी लाइफ एंड टेक अप द सोशल लाइफ। तो फिर क्या हुआ कि इंसान ने अपनी जो सोलिटरी लाइफ था वो गिव अप कर दिया एंड ही started living in a social life. So the instinct of self-love began to take the shape of pride and the idea of private property came. देखो वही चीज जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था, हुआ क्या कि जो सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि it started to take the angle of कौन सा प्राइड, और वो कौन सा the idea of private property emerged, और यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है अकॉर्डिंग टू रूसो। कहता है जब ये कॉन्सेप्ट आया, दिस इज माइन, दिस इज योर्स, थाइन एंड माइन, ओके, दिस बेसिकली लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द सिविल सोसाइटी, और दिस सिविल सोसाइटी डिप्राइव्ड द मैन ऑफ द नेचुरल लिबर्टी, एंड बिकॉज ऑफ द डेप्रीवेशन ऑफ द नेचुरल लिबर्टी इट लेड टू द इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी। कहने का मतलब यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आया तो he basically started talking, the human being started getting the seeds of evil in itself according to Russo, and this created the inequality in society, और इसी ने inequality लाई society में। इसके अलावा in addition to this there is a very famous statement that was given by Russo which explains this inequality. He says is that man is born free but he is everywhere in chains. This is a very famous sayings by Russo. So what it actually means, that social contract was basically the voice of the rich and was detriment to poor. यहाँ पे ना जो मैंने अभी आपको बोला कि it is the social contract जो है it was basically the voice of the rich. कहने का मतलब ये क्या हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो मार्क्सिज्म बाद में आया, he is basically having that seeds of Marxist philosophy because he is trying to criticize the idea of private property, and according to him it was detriment to poor. Okay, so now we have talked about the human nature and the state of nature as stated by Thomas Hobbes, Locke and Russo. After this we will go to the second part. This is also very essential part, and we have the two parts, and this is the second. Here we will be talking about the terms of the social contract. Means अभी तक हमने ये बात किया कि जब तक स्टेट नहीं बनी थी तब तक क्या था, ठीक। अब हम ये बात करेंगे कि जब स्टेट बन गई, स्टेट बनी कैसे, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या थी, how it changed the power structure in the system. Means we also talk about the sovereignty. Okay, so these are the things we will be discussing now. So now we will start with the Hobbes. What kind of terms he has put in. So according to Hobbes, individuals surrendered all their powers through the contract to the third party who was not a party to the contract. Means हॉब्स ने ये बोला कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जितने भी जो इंडिविजुअल्स थे उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो किसी और पर्सन को दे दी जो थर्ड पार्टी था, और वो उस पार्टी और वो पार्टी थी, ही वॉज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट रिसीव्स ऑल पावर्स दैट वर सरेंडर्ड। लेकिन वो क्या था, ही वॉज आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बट he receives all the power. It means that इसका मतलब क्या हुआ कि जो थर्ड पार्टी है वो basically that is the absolute sovereign according to Hobbes, और it means that sovereign is not a party to the contract. जो sovereign है वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में, but it is the product of the contract, so he is made as a absolute sovereign. So I hope कि आपको समझ आया होगा कि sovereign जो है वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। जो सॉवरेन हम कह सकते हैं किंग और द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन एनी स्टेट, ओके। तो वो क्या है, वो पार्टी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट का, बट ही इज द एब्सोल्यूट सॉवरेन। अब यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा आगे करने से पहले ना मैं आपको एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि जब भी कहीं पे भी कोई भी थिंकर अपनी बात बोलता है ना, ही इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ हिज और हर टाइम्स, और
अगर आप हॉब्स की थोड़ी सी भी अगर आप लाइफ हिस्ट्री ट्रेस करो और जिस टाइम पे उसने ये लेवियाथन उसकी जो बुक का नाम है वो जब उसने लिखा था, तो एट दैट टाइम द यूरोप वाज फेसिंग द 30 इयर्स रिलीजियस वॉर्स, जो हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया की बात की थी ना, उसमें हमने थोड़ी सी इसकी बात किया था. So at that time there was so much of violence, so that's why he wanted to create a absolute sovereign. Fine. In addition to this, उस और क्या थे इसके terms of contract कि he granted basic equality and fairness in treatment. Besides this, state will be based on reason, not fear. Obedience to state is rational apprehension towards self-preservation. कि देखो यहाँ पे एक important चीज है. अकॉर्डिंग टू हॉब्स, स्टेट क्रिएट करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था टू फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन, मीन्स सेल्फ सिक्योरिटी, राइट टू लाइफ. ओके, और अकॉर्डिंग टू हॉब्स दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट, और इस राइट को कोई भी किसी से नहीं छीन सकता अंडर एनी सर्कमस्टांस, इवन इफ ही इज एब्सोल्यूट सॉवरेन. बट ही ऑल्सो सेड दैट if in addition to this, he basically said that minority cannot object the majority. Basically his जो भी उसका contract था, it was basically for the majorities. In addition to this, he said that the contract can never be revoked, but individuals cannot withdraw. Means कि जो एक contract है ये कभी भी खत्म नहीं हो सकता, और जो individuals हैं वो revoke नहीं कर सकते. Okay, और इंडिविजुअल जो हैं वो अपने सारे राइट्स जो हैं वो दे विल सरेंडर ऑल देयर राइट्स एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ. सो दिस वाज हॉब्स कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर social contract. Now briefly we will look at John Locke. What John Locke said: according to John Locke, contract to remove the problems and uncertainties of the laws of nature. और इसमें ये क्या बोलता है कि इंडिविजुअल सरेंडर ऑन द राइट्स, व्हाट ही सेज दैट इंडिविजुअल सरेंडर्ड राइट्स टू इंटरप्रेट लॉज ऑफ नेचर, टू एग्जीक्यूट इट एंड पुनिश इफ एनीवन वायलेट्स. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसने क्या बोला था लॉक ने, कि क्यों स्टेट एग्जिस्टेंस में आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि जो लॉज क्रिएटेड है उसको अगर कोई वायलेट करेगा, ठीक है, तो उसको पुनिश कौन करेगा. So that's why the state will come into existence and it will interpret the laws, it will execute it, and it will punish it if anyone violates it. Fine. और क्या था इसके terms of contract? That the contract was mutual and not compulsory and based on the consent of the people. Each generation will renew it. देखो ये एक बड़ी ही important चीज है. जब हमने हॉब्स की बात किया, he was basically he is talking about absolute sovereign, डिक्टेटरशिप, टोटलिटेरियन रिजीम, पुलिस स्टेट. ओके, लेकिन जो लॉक है ही इज टोटली अपोजिट ऑफ दैट. ही इज बेसिकली इन फेवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट. सो दैट्स व्हाई ही सेड इज दैट कि बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल ईच जनरेशन शुड रिन्यू इट, और आई कैन से जो हम अमेंडमेंट्स करते हैं, ओके, मे बी इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो. बिसाइड्स दिस, फॉर्मेशन ऑफ द लेजिटिमेट गवर्नमेंट, और men become subject of the political authority only by their consent. लेकिन अगर एक बार अपनी कंसेंट से वो स्टेट में आ जाए, then they don't have any right to go away from it. इसके अलावा he said the consent, he is saying that there are two types of consent. One is the direct consent or expressive consent, and the other is the indirect consent or the tacit consent. And according to him, government is basically resembles a trust. ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, वो एक ट्रस्ट है. आई थिंक यहाँ पे मेरे को गांधी जी भी याद आ रहे हैं. ही हैज आल्सो टॉक्ड अबाउट द ट्रस्टीशिप. सो व्हाट ही सेज इज दैट गवर्नमेंट रिजेंबल्स ट्रस्ट, गवर्नमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी, एंड देयर इज नो स्कोप फॉर एब्सोल्यूटिज्म, एंड द ओनली वे आउट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, एंड द पीपल हु विल सरेंडर their rights, that will be partial and it will be conditional. ठीक है, उसमें conditions होंगी and it will be partial. In addition to this, society will watch the exercise of power by the government according to the contract, and because of this John Locke
जस्टिफाइड द ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ 1688, और जिसको हम इंग्लिश रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो ये लॉक बोल रहा है कि अगर जो सॉवरेन है वो ना कर पाए जिसके लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए वो बना है, देन द पीपल आर राइट इन रिमूविंग दैट पर्सन, फाइन। So that's why he was in favor of the glorious revolution of 1688. Fine. Now finally, lastly, we will talk about Russo. What was the terms of the social contract according to Russo? Basically, Russo see, there are so many different similarities between Russo and Hobbes. दोनों में so वो differences क्या हैं और वो similarities क्या हैं? Russo, he postulates a single contract like Hobbes, and he creates an absolute, indivisible and inalienable sovereign, but it is vested in the people themselves. देखो फर्क कहाँ पे आता है? He is also talking about like Hobbes. Russo is also talking about absolute, indivisible, inalienable sovereign. लेकिन उसका जो sovereign है रूसो का, that it is the people, okay, and basically he is the one who propounded the idea of popular sovereignty, fine. So according to him, individuals surrender rights to a collective whole. No one is a loser, but there is a collective gain, and powers are put in common under supreme directions of the general will, and this led to popular sovereignty. यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट आई है, एक वर्ड आया है, अकॉर्डिंग टू रूसो पावर्स आर पुट इन कॉमन अंडर द डायरेक्शंस ऑफ द जनरल विल, एंड दिस लेड टू द पॉपुलर सोवरेनिटी. और यहाँ पे व्हेन वी आर डिस्कसिंग हिज टर्म्स एंड कंडीशंस, वी हैव टू टॉक ए बिट अबाउट हिज जनरल विल. और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रूसो का, एंड फॉर व्हाट ही इज ऑल्सो वेल नोन. जनरल विल मीन्स प्रिजर्वेशन एंड वेलफेयर ऑफ ऑल, ओके. और जनरल विल अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू काइंड्स ऑफ विल्स. देयर इज एक्चुअल विल एंड देयर इज रियल विल. एक्चुअल विल कौन सी विल है? जो सेल्फिश विल है, ओके. लेकिन रियल विल कौन सी है? जो सेल्फलेस विल है, ओके. रियल विल, हम एक्चुअल विल तो ही डजंट टॉक मच अबाउट द एक्चुअल विल एंड सेज दैट देयर इज नो नीड फॉर द एक्चुअल विल, बट ही सेज दैट कि जितने भी लॉज बनते हैं, जितनी भी रूल्स रेगुलेशंस बनते हैं, दे आर बेसिकली बेस्ड ऑन रियल विल. मीन्स कि उसका एक बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट है दैट मैन इज फोर्स्ड टू बी फ्री. फॉर एग्जाम्पल द कंडीशंस ऑफ लॉज. देखो लॉज जो होते हैं ना, समटाइम्स वी फील दैट लॉज आर रिस्ट्रिक्टिंग अवर फ्रीडम, ओके. अब एग्जाम्पल की तौर पे एक बड़ी फेमस एग्जाम्पल है इसमें कि जैसे जब भी हम ड्राइव करते हैं तो रेड लाइट पे हमें रुकना पड़ता है, सो दैट इज अ लॉ, ओके. लेकिन समवेयर दैट लॉ इज रिस्ट्रिक्टिंग आवर फ्रीडम टू मूव फ्रीली फॉर सम टाइम, फाइन. लेकिन अकॉर्डिंग टू रूसो, this is not the restriction of the freedom, this is real freedom, and this is the real will of the individuals that they have to follow this. Why? Because जब traffic rules follow करेंगे, that will be the benefit of all, and that will be the general will. So man is forced to be free, and the compulsion is justified because of the prior consent. और ये जो laws हैं, ये हमारा prior consent है, हमने पहले ही मान रखा है. हमने जब हमारा contract हुआ था तभी हमने ये बोला था कि we are giving our pass and we are consenting whatever is decided, okay. और इसके अलावा he also says that vested general in will with the absolute power, okay. So considering all this, we can say that, and if we have to conclude about the social contract theory, we can simply say one thing. आज के टाइम में if we see democracy, if we see if a police person is carrying a gun or a revolver, okay, if a army person is carrying it, why he is carrying? Because we have given that consent, and that is basically out of the laws, or this is the contract. और व्हेन वी से द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्या हिस्ट्री में ऐसा सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ऐसा स्टेट ऑफ नेचर था, ऐसी टर्म्स ऑफ कंडीशंस थी? इसका हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन जो लॉजिकल प्रूफ है और जो लॉजिक्स है इसके पीछे वो इतने स्ट्रांग है
कि we cannot deny that this is somewhere it is relevant to all of us. With these words, I thank you all.